बीजेपी की नई टीम बन गई, पहली मीटिंग हो गई। नरेंद्र मोदी ने नई टीम को पहला टारगेट भी दे दिया। प्रधानमंत्री ने बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम को 3 कीवर्ड्स दिए हैं: सेवा, संगठन और सरकार। इन तीनों की दिशा एक है, राष्ट्र प्रथम या नेशन फर्स्ट। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की नई टीम को 3 टास्क भी दिए हैं: हर नागरिक तक सेवा का विस्तार, एक एक बूथ तक संगठन की मजबूती और सरकार की निरंतरता यानी कंटिन्यूटी। यही 3 टास्क मोदी को 2029 जिताएंगे। ठीक 51 दिन बाद मोदी शासन के 25 साल पूरे हो रहे हैं। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। नरेंद्र दामोदरदास मोदी ईश्वરના નામે સોગંદ લઉં છું ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે અને હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક मोदी 12 साल 7 महीने 15 दिन गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। 26 मई 2014 से लेकर अब तक यानी 12 साल 2 महीने 27 दिन से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। 7 अक्टूबर 2026 को मोदी शासन के 25 साल पूरा होने के मौके पर बीजेपी देश भर में सेवा संकल्प अभियान मनाएगी। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक 1 महीने के इस अभियान का पूरा प्लान बन चुका है। जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं, अब एग्जीक्यूशन होना है। जन्मदिन को लेकर सेवा पखवाड़ा करते हैं, तो ये 25 साल का औचित्य ध्यान में लेते हुए हम इसको एक सेवा संकल्प अभियान 1 मास का पूरे देश में ये अभियान चलाए। 7 अक्टूबर 2026 से एक नई बीजेपी दिखेगी, एक नए तेवर वाली बीजेपी, नए कलेवर वाली बीजेपी, नई एनर्जी वाली बीजेपी। नरेंद्र मोदी 2029 का चुनाव बिल्कुल अलग तरीके से लड़ने जा रहे हैं। 29 का चुनाव परंपरागत चुनाव नहीं होगा। 29 के मुद्दे अलग होंगे, वोटर अलग होंगे, चुनाव प्रचार का तरीका अलग होगा। नरेंद्र मोदी सत्ता में आम लोगों की और यूथ की भागीदारी बढ़ाने पर जन आंदोलन शुरू करना चाहते हैं। प्लान अगले 2 साल या 4 साल का नहीं, प्लान अगले 21 साल का है। मोदी ने 2047 तक प्लान बनाया है, इसलिए जेन अल्फा से लेकर जेन जी तक सबको इस आंदोलन में जोड़ा जाएगा। नरेंद्र मोदी की पार्टी 2029 से भी आगे की सोच रही है। बीजेपी जब भी कोई प्लानिंग करती है तो बहुत दूर की प्लानिंग करती है, उसके हिसाब से रणनीति बनाई जाती है और फिर उसे एग्जीक्यूट किया जाता है। बीजेपी को जैसे ही ये महसूस होता है कि अगर उसके मैसेजिंग में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो फिर वहां पर सुधार की भी कोशिश की जाती है। जैसे जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बाद जैसे ही बीजेपी को यह महसूस हुआ कि जेनजी के साथ उसकी मैसेजिंग ठीक नहीं हो रही है, पीएम खुद सामने आए, इंस्टाग्राम पर वीडियो भी डाला। उसके बाद बीजेपी की जब राष्ट्रीय टीम बनी तो उसमें सोशल मीडिया टीम को बदला गया, नए चेहरों को लाया गया और अब बीजेपी ने जेनजी के साथ लॉन्ग टर्म डायलॉग और कम्युनिकेशन करने के लिए एक हाई प्रोफाइल कमेटी बनाई है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ 2 बड़े राष्ट्रीय महामंत्री, एक डिप्टी सीएम, एक मंत्री और कुछ अन्य नेता शामिल हैं। जेन अल्फा और जेन जी यानी युवा वोटर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए नरेंद्र मोदी की पार्टी उनसे सीधे संवाद करेगी। बीजेपी को जेन जी से जोड़ने वाली टीम में पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन हैं, उनके साथ राष्ट्रीय महामंत्री स्मृति ईरानी हैं, दूसरे राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े हैं, गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी हैं और छत्तीसगढ़ के मंत्री ओपी चौधरी हैं। बीजेपी की जेन जी टीम 14 साल से 25 साल के वोटर्स के बीच आउटरीच प्रोग्राम चलाएगी, जिसे युवा संवाद नाम दिया जाएगा। बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम ने अपनी पहली मीटिंग में ही पहला रिजोल्यूशन ले लिया और ये रिजोल्यूशन है वंदे मातरम पर।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय से लेकर अटल, आडवाणी, नरेंद्र मोदी तक वंदे मातरम पर जो बीजेपी की लाइन थी वो है और आगे भी वही बरकरार रहेगी। बीजेपी इसमें रत्ती भर भी समझौता नहीं करने जा रही है। पार्टी ने अपने प्रस्ताव में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के उस प्रस्ताव, उस फैसले की भी आलोचना की जिसमें कांग्रेस ने यह तय किया है कि वो वंदे मातरम के सिर्फ 2 छंद को ही गाएंगे। वंदे मातरम पर कांग्रेस पार्टी 90 साल पीछे जा रही है, बीजेपी 21 साल आगे की सोच रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना को लिखा था, वह स्पष्ट रूप से उस चिट्ठी को पढ़िएगा तो नेहरू जी, जिन्ना जी की जो डिमांड्स थी, 14 जिन्ना की डिमांड्स थे, उनके सामने घुटने टेकते हुए नेहरू जी कहते हैं हमने मान तो लिया है। आप वंदे मातरम पर प्रतिबंध चाहते हैं, मान तो लिया है हमने। हम संपूर्ण वंदे मातरम का पठन नहीं करेंगे, कांग्रेस उसे नहीं गाएगी, मगर यही तुष्टीकरण की बीज, दिस सीड ऑफ अपीजमेंट which was sowed by Pandit Jawaharlal Nehru in the year 1937 was the seed of partition. यह विभाजन का बीज बनता है और उस समय जिन ताकतों को शक्ति मिली, उन ताकतों ने देश को आगे चलकर विभाजित किया। आज पुनः कांग्रेस पार्टी में सोनिया जी और राहुल जी का व्यवहार 15 अगस्त को जो व्यवहार रहा और उसके बाद CWC में जो रिजोल्यूशन 1937 के रिजोल्यूशन को पुनः पारित किया, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रथम पदाधिकारी बैठक में हमारे अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने पुरजोर तरीके से यह कहा है कि यह जो विभाजन करने की बीज बोने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी, हम कदाचित इसे नहीं होने देंगे। सियासी तौर पर बीजेपी के सामने देश के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश का चुनाव है। यूपी के चुनावी मैदान में जीत जरूरी है। बीजेपी यूपी जीतेगी तभी 2029 में देश विजय का रास्ता तैयार होगा। यूपी में टक्कर ऐसे 2 मैदान में हो रही है जिनको बीजेपी के लिए खुला मैदान कहा जाता है। पहला मैदान है ब्राह्मण वोट का और दूसरा मैदान है जाट वोट का। उत्तर प्रदेश के 100 में से 89 ब्राह्मण बीजेपी को वोट देते हैं। यूपी के 52 ब्राह्मण विधायकों में 46 ब्राह्मण विधायक बीजेपी के हैं। यूपी की 97 ब्राह्मण बहुल सीटों में से 72 सीटों पर बीजेपी का विधायक है। उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों के बीच मोदी और योगी के लिए सबसे मजबूत सेंटिमेंट है और यह कोई एक चुनाव की बात नहीं है। 2017 के यूपी चुनाव में 83% ब्राह्मण वोटरों ने बीजेपी के कमल निशान का बटन दबाया था और 2022 के चुनाव में 89% ब्राह्मण वोटरों ने फूल छाप का बटन दबाया। एक ऐसे राज्य में जहां विधानसभा की 100 से अधिक सीटों पर 10,000 वोट से भी कम अंतर से हार जीत का फैसला होता है, वहां 97 सीटों पर मजबूत प्रेजेंस रखने वाले ब्राह्मणों के बीच बीजेपी के लिए चट्टान जैसी एकजुटता है। यह कोई मामूली बात नहीं है। ब्राह्मण ही यूपी में बीजेपी के लिए सत्ता की नींव तैयार करते हैं। लखनऊ में आरक्षण हटाओ आंदोलन के संस्थापक हर्ष दुबे के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी दिशा में एक छोटा सा कदम है। बीजेपी में नरेंद्र मोदी हैं। योगी आदित्यनाथ हैं। क्या मोदी और योगी की पार्टी को छोड़कर यूपी के ब्राह्मण अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? अखिलेश यादव इन दिनों ब्राह्मणों को रिझाने के लिए कई जतन कर रहे हैं। इसी महीने समाजवादी पार्टी ने अपने सबसे बड़े ब्राह्मण नेता जनेश्वर मिश्रा की जयंती मनाई। उस मौके पर अखिलेश ने पीडीए की नई परिभाषा बताई, जिसमें उन्होंने पीडीए के पीडी को पंडित का शॉर्ट फॉर्म बता दिया। लोग पीडीए की बात करते हैं और पीडीए की नई नई परिभाषा बनाते हैं। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग। लेकिन वो लोग भूल गए हैं, पीडीए में पीडी पंडित का ही शुड फॉर्म है। जो लोग
पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं। वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है, और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडीए और मजबूत दिखाई देगा। परिभाषा करते हैं। अखिलेश यादव ने पीडीए में पंडित घुसाया तो जवाब दिया योगी आदित्यनाथ ने। अखिलेश के पीडीए में योगी ने पाकिस्तान घुसा दिया। क्रिकेट की तरह रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं। पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। अखिलेश यादव ने फिर योगी को जवाब दिया। अखिलेश ने बीजेपी का फुल फॉर्म बता दिया। पी का मतलब पाकिस्तान। अगर मैं यूं कहूं बीजेपी भाग जा पाकिस्तान, या यूं कहूं कि भाग जाओ पाकिस्तान। अखिलेश यादव जरूरत के हिसाब से पीडीए की परिभाषा बदलते रहे हैं। जून 2023 में अखिलेश के पीडीए का पी मतलब पिछड़ा, डी मतलब दलित और ए मतलब अल्पसंख्यक था। अक्टूबर 2023 में अखिलेश ने पीडीए की परिभाषा बदली। पी का मतलब पिछड़ा, डी मतलब दलित और ए मतलब आधी आबादी हो गया। दिसंबर 2023 में पी से पिछड़ा ही रहा, डी से दलित ही रहा, लेकिन पीडीए का ए अगड़ा हो गया। जून 2024 में अखिलेश यादव ने पीडीए की नई व्याख्या की। पी मतलब पिछड़ा, डी मतलब दलित और ए मतलब आदिवासी। अगस्त 2026 में अखिलेश ने कहा कि पीडी असल में पंडित के लिए है। ए का मतलब क्या है उन्होंने नहीं बताया। हमारा समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है कि समाजवादी विचारधारा से, पीडीए के आंदोलन से सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना के लिए सरकार बनाएं। वो लड़ाई हमारी कमजोर नहीं है और पीडीए से घबराए हुए हैं, इसीलिए पीडीए की परिभाषाएं बदल रहे हैं। वो 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी के अंदर सपा कांग्रेस अलायंस ने दलित वोट तोड़े थे। बीजेपी वाले संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, ऐसा डर फैलाकर इंडी अलायंस ने यूपी में दलित वोट हासिल कर लिए थे। यूपी में बहुत धीरे धीरे एक इंप्रेशन क्रिएट हो गया कि योगी आदित्यनाथ ब्राह्मणों के खिलाफ है। ये एक ऐसा आरोप है जिसके बारे में कभी किसी ने कोई प्रमाण नहीं दिया, फिर भी इसे कानो कान फैलाया गया। कानपुर के बिकरू में 8 पुलिस वालों की हत्या के आरोपी विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ तो योगी को ब्राह्मण विरोधी बताया गया। यूपी में डीएम और एसपी यहां तक कि थानों के थानेदार की पोस्टिंग में भी कुछ लोग ठाकुरवाद देखते हैं। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में अवसरवादी के लिए पंडित शब्द के प्रयोग पर भी कहा गया कि ब्राह्मण नाराज है। प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हुए वाकये में भी कहा गया कि ब्राह्मण नाराज हैं। इसी माहौल में अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों के बीच पैठ बनाने की कोशिश शुरू की। अखिलेश का कहना है कि उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है और उनकी पार्टी हर जाति का सम्मान करती है। आप किसी भी हमारे लिए सम्मानीय हैं, किसी भी ब्राह्मण परिवार से जाके पूछेंगे तो कर पीड़ित हैं सबसे ज़्यादा तो वर्तमान मुख्यमंत्री जी से हैं और उनके सजाती लोगों से पीड़ित हैं। 24 के चुनाव में अखिलेश सांसद बनकर लखनऊ से दिल्ली आए तो पार्टी के ब्राह्मण फेस माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया। 27 के चुनाव के लिए अखिलेश ने अयोध्या से पवन पांडे को पहला कैंडिडेट घोषित किया है। ये सब ब्राह्मणों के लिए अखिलेश का सियासी संदेश है। अखिलेश ब्राह्मणों को ऐसे संदेश 2022 से ही दे रहे हैं। याद कीजिए, लखनऊ के परशुराम मंदिर के आगे अखिलेश का अपना काफिला रोक लेना और प्रचार रथ से उतरकर भगवान परशुराम की पूजा करना। अयोध्या धार्मिक और राजनीतिक दोनों दृष्टि से संवेदनशील सीट है। वहां से सपा के दलित फेस अवधेश प्रसाद सांसद हैं। अयोध्या विधानसभा सीट से ब्राह्मण कैंडिडेट पवन पांडे को उतारकर अखिलेश ने यह बताने की कोशिश की कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को वास्तविक भागीदारी देना चाहती है। जो हमारे पंडित जी बोलेंगे, बाल कटाना तो बाल कटाएंगे,
बाल बढ़ाना है तो बाल बढ़ाएंगे, सुबह कहेंगे राइट पैड से निकलना है तो हम राइट पैड से निकलेंगे, आज नहीं निकलना है हम नहीं निकलेंगे। अरे हम नए न्यू समाजवादी हैं, उसकी वजह से हम जो वो कहेंगे, जैसे उन्होंने 2012 में सरकार बनवाई थी हमारी, उनकी हर बात में मानूंगा 100% और फिर 2027 में सरकार समाजवादी पार्टी बनाएंगे। यूपी में ब्राह्मण का संख्या बल समझना जरूरी है। यूपी की जाति जनगणना का रिजल्ट आने में अभी टाइम है। अभी तो जातियों की गिनती शुरू ही हुई है। जाति जनगणना से पहले का अनुमान है कि यूपी के अंदर सवर्ण जातियों में ब्राह्मणों की आबादी सबसे ज्यादा है। यूपी की आबादी में 10% से 11% ब्राह्मण हैं। यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से एक भी सीट पर ब्राह्मण आबादी 50% नहीं है। 7 सीटों पर ब्राह्मण आबादी 30% से अधिक है। 42 सीटों पर ब्राह्मण आबादी 20% से अधिक है और 97 सीटों पर ब्राह्मण आबादी 15% से अधिक है। यूपी की जाति प्रधान चुनावी राजनीति में 15% वोट शेयर भी इतना महत्वपूर्ण है कि यह जीत और हार डिसाइड करने वाला फैक्टर बन जाता है। इसीलिए लखनऊ पर चढ़ाई की कोई भी योजना ब्राह्मण वोट के बिना सफल नहीं होती। सफलता तो छोड़िए, लखनऊ पर राज करने की कोई रणनीति भी ब्राह्मण वोट के बिना नहीं बन पाती। ब्राह्मण यूपी के हर कोने में हैं, लेकिन ब्राह्मणों की ज्यादा आबादी सेंट्रल यूपी और पूर्वांचल में रहती है। ब्राह्मण बहुल 97 सीटों में से 42 सीटें सेंट्रल यूपी में हैं, 41 सीटें पूर्वांचल में हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में केवल 10 ब्राह्मण बहुल सीटें हैं और बुंदेलखंड में ऐसी केवल 4 सीटें हैं। संख्या बल में यूपी में मुसलमान सबसे ज्यादा हैं, लगभग 19%। यूपी में यादव भी लगभग 12% हैं। जाटव दलित आबादी 11% के करीब है। आंकड़ों के हिसाब से ब्राह्मण यूपी का सबसे बड़ा समुदाय नहीं है। फिर भी एक बात साफ है, जिधर ब्राह्मण उधर यूपी की सत्ता। 2007 के चुनाव में बीएसपी की सोशल इंजीनियरिंग से ब्राह्मण वोट का एक बड़ा हिस्सा हाथी छाप को मिला और मायावती की सरकार बन गई। 2012 के चुनाव में ब्राह्मण वोटर समाजवादी पार्टी की ओर झुका और समाजवादी पार्टी सत्ता में आ गई। सबसे बड़ा चेंज 2017 में हुआ। 17 में यूपी का ब्राह्मण सपा को छोड़कर वापस बीजेपी की ओर आया और तब से बीजेपी को छोड़कर गया ही नहीं। गिरगिट रंग बदलता है ये तो मैं जानता था, लेकिन श्री अखिलेश यादव भी उससे ज्यादा रंग बदलने का काम कर रहे हैं। अब मुंह में राम बगल में छुरी, यानी आजकल भगवान राम का भी नाम लेने का काम कर रहे हैं। जो रामद्रोही के नाते जिनकी मतलब पूरे देश में दुनिया में ख्याति है, वह श्री राम जन्मभूमि मामले में भी वह और उनकी पार्टी के लोग बोलने का काम कर रहे हैं। तो यह जरूर मैं उनको कहना चाहता हूं, जितना दम है वो लगा लो, लेकिन 2027 तो छोड़िए, 2047 तक समाजवादी पार्टी सत्ता के इर्द गिर्द भी नहीं दिखाई देगी। बीजेपी की तरफ ब्राह्मण वोटर का प्रेम कोई आज का नहीं है। 1996 के चुनाव में जब यूपी की सियासत में राम मंदिर का जोर था, उस चुनाव में यूपी के 71% ब्राह्मण मतदाताओं ने बीजेपी को वोट दिया था। मंडल काल में यह घटता गया। 2002 के यूपी चुनाव में बीजेपी को 49% ब्राह्मणों के वोट मिले। 2007 में 39% ब्राह्मण वोट बीजेपी को मिले। तब यूपी में मायावती की सरकार बन गई। 2012 में बीजेपी का ब्राह्मण वोट घटकर 38% रह गया। इन चुनावों में ब्राह्मण वोट ने सपा से अपनी नाराजगी खत्म कर ली। अखिलेश को ब्राह्मणों ने मुख्यमंत्री बनाया, यह कहना गलत नहीं होगा। 2012 के चुनाव में यूपी की 97 ब्राह्मण बहुल सीटों में 55 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी, यानी आधे से ज्यादा। बसपा को 19 सीटें मिली थी, बीजेपी को केवल 12 सीट ही मिली थी। 7 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी और 4 सीटें अन्य को मिली थी। 5 साल में यूपी का सियासी नक्शा पूरी तरह बदल गया। 2017 के चुनाव में यूपी के 83% ब्राह्मण वोट बीजेपी के खाते में गए। 2017 में बीजेपी ने 97 में से 87 ब्राह्मण बहुल सीटों पर जीत दर्ज की, यानी 2012 के मुकाबले बीजेपी की सीटें 7 गुना बढ़ गई। ब्राह्मण सीटों पर सपा की सीटें 55 से घटकर केवल 3 रह गईं। बीएसपी की सीटें 19 से घटकर 5 रह गईं। कांग्रेस 0 हो गई और अन्य को 2 सीटें मिली।
2022 में बीजेपी का ब्राह्मण वोट शेयर 83% से बढ़कर 89% हो गया। 2022 के चुनाव में यूपी की 97 ब्राह्मण सीटों में से 72 सीटें बीजेपी ने जीती। सपा की सीटें 3 से बढ़कर 21 हो गई। बीएसपी 5 से बढ़कर 0 हो गई। कांग्रेस 0 से 0 पर ही रह गई। 4 सीटें अन्य को मिली। ब्राह्मण सीटों को बड़े कैनवास पर देखें तो ब्राह्मण प्रभाव वाले क्षेत्रों में बीजेपी का दबदबा बना हुआ है। पिछले 10 साल से कोई भी पार्टी बीजेपी के दबदबे को चुनौती नहीं दे पाई है। बीजेपी के लिए ब्राह्मण जैसे एकजुट हैं, ऐसी एकजुटता यादव वोटर्स में सपा के प्रति भी नहीं है। समाजवादी पेंशन स्कीम केवल समाजवादी कैडर को, अरे कम से कम जिस कांग्रेस की बैसाखी से वहां पहुंचे थे उस कांग्रेस के ही नेताओं को दे देते, नहीं दिया। चेहरा देख करके देते थे और किसी और को नहीं देते थे। अरे पांडे जी एक बात बताइए, कम से कम उन गरीब ब्राह्मणों को भी दे दिए होते, जो गरीब ब्राह्मण बेचारे जो हैं, जो गरीब ब्राह्मण स्कॉलरशिप नहीं पाते हैं, संस्कृत पढ़ने वाले गरीब ब्राह्मण जीने तो पावे। नहीं मैं वही कह रहा हूं ना, नहीं दिए। तो यही मैं पूछ रहा हूं कि आप लोग तो उन गरीबों पर भी अत्याचार किए। यूपी में अखिलेश चुनौती तो है। बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी टूट गई। महाराष्ट्र में ठाकरे की शिवसेना दूसरी बार टूट गई। लेकिन अखिलेश की समाजवादी पार्टी नहीं टूट पाई। ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की गई, फिर भी सपा टूट नहीं पाई। इसकी वजह खुद अखिलेश ने बताई। कई दल टूट गए। कभी सोचा आपने समाजवादी पार्टी क्यों नहीं टूटी? क्योंकि उसमें 5 सांसद एक ही परिवार के थे और हमारे कई मुस्लिम सांसद थे, तो कितने हो गए, और कुछ पक्के समाजवादी थे, तो गिनती बढ़ ही नहीं सकती थी। तो कभी कभी परिवारवाद का लाभ भी होता है, ये भी बता रहा हूं मैं आपको। परिवारवाद बीजेपी के लिए मुद्दा है। अखिलेश यादव उसी परिवारवाद को अपना गहना बताते हैं। अखिलेश की समाजवादी पार्टी ने 2022 के चुनाव में 32% वोट हासिल किया था। 2024 में समाजवादी पार्टी ने 34% वोट हासिल किए। कांग्रेस और गठबंधन के अन्य छोटे दलों के साथ मिलकर यह वोट परसेंट बीजेपी के लिए चैलेंजिंग बन जाता है। इसलिए बीजेपी एक एक वोट जोड़ रही है, किसी को छिटकने का मौका नहीं दे रही है। वो दलित और पिछड़ों को साध रही है, तो अगड़ों को भी नाराज नहीं कर रही। जंतर मंतर पर जो आप देख रहे थे कि कल जो धरना प्रदर्शन हुआ, उसमें आप सब की एक हमें पत्र मिला है। उस पत्र को हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिया है और केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हमारे जो साथी, हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे, उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और किसी भी स्थिति में अपने देश के युवाओं का, अपने देश के छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे और सबको साथ लेकर के चलेंगे। अब इसी बात की सूचना देने के लिए हम आपके बीच में आएंगे और 2 दिन के बाद आप लोगों की इच्छा थी कि हम केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अपनी बात रखें, तो माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ में 2 दिन के बाद इनकी बैठक होगी, उसमें हम इनको लेकर के जाएंगे और इनसे साथ में बात करेंगे। रिजर्वेशन और एंटी रिजर्वेशन, यूपी में दोनों पॉलिटिक्स चलती रहती है। इससे जाति वाली पॉलिटिक्स जुड़ती है, जो अखिलेश यादव की फेवरेट पिच है। अब आपको अखिलेश यादव का एक और बयान दिखाते हैं। कुछ गठबंधन भी ऐसे किए हम लोगों ने, जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। बताओ, हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। सोचिए कितने लोग छोड़ के गए हम लोगों को। अखिलेश ने कोई नाम नहीं लिया, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में 54 पर घमासान मच गया। अखिलेश का इशारा जयंत चौधरी की तरफ था और तुरंत ही जयंत का रिएक्शन भी आ गया। चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी ने अखिलेश के बयान को जाट समाज के अपमान से जोड़ दिया। पाकिस्तान में बहुत जोर से कानाफूसी चल रही है। एक तरफ जनरल मुनीर की बादशाहत की, तो दूसरी तरफ मुनीर के खिलाफ बगावत की। रावलपिंडी पाकिस्तान आर्मी का हेडक्वार्टर है। यहां पर हर वक्त फौज का भारी जमावड़ा रहता है। इसके बावजूद इसी रावलपिंडी में सिक्योरिटी के नाम पर
आज फौज की 3 एक्स्ट्रा कंपनी तैनात कर दी गई और अगले 6 महीने तक ये तैनात रहेंगी। मुनीर को किस बात का डर है, पाकिस्तान में अगले 6 महीनों में क्या होने वाला है, सब कुछ देखिएगा इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी में तो वैसे ही पाकिस्तान का फौजी हेडक्वार्टर है, फिर इस शहर को फौज के हवाले करने की क्या जरूरत आ पड़ी। पाकिस्तान में तख्ता पलट, आने लगी आहट। मुनीर का थप्पड़ पाकिस्तान के मुंह पर। यहाँ एक ही हाथ है जो कौम के चेहरे पर थप्पड़ मारता है और थप्पड़ की गूंज आ रही है। कभी बात होती है कि धौंस से सूबे बनाए जाएंगे। आज इस मुल्क में ना आईन है ना कानून है, सिर्फ धौंस है। मुनीर का ऑफर इमरान ने रिजेक्ट कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी जाएगी फिर पाकिस्तान को आप कौन ले जा रहे हैं? अपने मुल्क को जनाब स्पीकर खुदा के लिए खाना जंगी की तरफ न जाए। On the case of Mr. Khan and his treatment, there too I feel, unfortunately, the government could have played its hand better. तो रावलपिंडी है, वो चाहती है कि हम अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे इमरान खान को झुकाएं या उनके साथ डील करें, जो हो नहीं पा रहे। इस चिट्ठी को गौर से देखिए, यह पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने जारी की है, जिसमें साफ लिखा है कि रावलपिंडी में फौज की 3 कंपनियां तैनात की जा रही हैं, तुरंत प्रभाव से और अगले 6 महीने तक के लिए। यानी रावलपिंडी का चप्पा चप्पा आर्मी के कंट्रोल में हो गया है। सवाल यह है कि अपने हेडक्वार्टर में बैठकर भी मुनीर को किस बात का खौफ है? अगले 6 महीने में मुनीर ऐसा क्या करने वाला है? क्या मुनीर का पाकिस्तान पर टोटल कब्जे का ऑपरेशन शुरू हो गया? रावलपिंडी में ऐसा क्या अनडिजायरेबल सिचुएशन एक्सपेक्टेड है, और वो भी अगले 6 महीने में? रावलपिंडी को एक्स्ट्रा आर्मी क्यों चाहिए? रावलपिंडी में तो आर्मी पहले ही भरी हुई है सिक्योरिटी के लिए। रावलपिंडी कोई आम किस्म का डिस्ट्रिक्ट तो नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त जो फौजी कब्जा है उसका मरकज है, उसका दारुल खिलाफा है। ये पाकिस्तान आर्मी का नर्व सेंटर है, GHQ है। यहाँ पे आर्मी हेडक्वार्टर्स की अपनी सिक्योरिटी मौजूद है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की पर्सनल सिक्योरिटी अरेंजमेंट मौजूद है। फिर सवाल है कि 3 एडिशनल आर्मी कंपनीज क्यों? तो क्या थ्रेट बाहर से है या अंदर से है? ये असल सवाल है। बहुत सीरियस किस्म की एंग्जाइटी और रिजेंटमेंट जो है वो फौज के अंदर है। पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर खासतौर के ऊपर पाकिस्तान आर्मी के अंदर है कि एक चाचा उनके ऊपर आके अब मुस्तकिल हुक्मरानी करने लगा है, और मिलिट्री रैंक्स के रिएक्शन के ऊपर जर्नैल इस वक्त घबराए हुए हैं। क्या पाकिस्तान आर्मी में बगावत होने वाली है? मुनीर की बादशाहत वाले प्लान की भनक पाकिस्तान की सभी पार्टियों को लग चुकी है। सब परेशान हैं कि पहले तो कठपुतली का रोल निभाने में ही कमाई हो जाती थी, अगर मुनीर पूरा बादशाह बन गया तो ये रोल भी नहीं मिलेगा और फिर खर्चा कैसे चलेगा। लिहाजा पाकिस्तान की कठपुतलियां मुनीर के खिलाफ एकजुट होने लगी हैं। हमारे वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि आए बात करें, ताली 2 हाथों से बचती है। मेरे ख्याल में यहाँ 2 हाथ नहीं हैं कि जो करीब होकर ताली बजा सकें। यहाँ एक ही हाथ है जो कौम के चेहरे पर थप्पड़ मारता है और थप्पड़ की गूंज आ रही है। इसके अलावा और कुछ नहीं है, न उनके पास कुछ है कि वो किसी को कुछ दे सकें। तो न हमारा मुल्क अमन अमान, न हमारे मुल्क की मईशत इस काबिल है। सूबों की बातें की जा रही हैं, किस तरह की जा रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा। न सूबों के लिए कोई तैयारी है, न सूबों के लिए कोई माहौल मौजूद है। आग लगी हुई है और लगी हुई आग के अंदर आप कहते हैं आओ घर में इस तरह तकसीम करें, ये नहीं हो सकता जी। तो ये मौके अपने हाथ से क्यों जिए जा रहे हैं? ये हालात क्यों मुल्क के लिए बनाए जा रहे हैं? खबरें सरगर्म हैं कि मुनीर पाकिस्तान में 4 राज्यों वाला स्टेटस खत्म कर देना चाहता है। पूरे मुल्क को 35 छोटे छोटे सेक्टर्स में बांट देना चाहता है। इसके लिए जल्द ही संसद में 28वां संविधान संशोधन पेश होना है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि सांसदों और नेताओं को इस बारे में कोई खबर ही नहीं दी गई।
पाकिस्तान को छोटे छोटे सेक्टर में बांटने की मुनीर की इस ख्वाहिश से ही जुड़ी है इमरान खान की रिहाई। पंजाब पर शरीफ खानदान का कब्जा है और सिंध पर भुट्टो जरदारी खानदान का। अगर इन राज्यों को तोड़कर छोटे सेक्टर में बांट दिया गया तो भुट्टो और शरीफ दोनों की सियासत और कमाई खत्म हो जाएगी। लिहाजा दोनों इसके लिए आनाकानी कर रहे हैं। इसीलिए मुनीर ने इमरान खान को ये डील ऑफर कर दी। ज्यादा बड़ा मसला जो है वो आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के साथ है, बिकॉज अगर नए सूबे बनते हैं सिंध से तो उनकी तमाम तर सियासी ताकत और अहमियत जो है वो खत्म हो जाती है। उस फटे और उस कॉन्फ्लिक्ट में ये समझा गया कि अगर इसे कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़ी हो जाए, 28th अमेंडमेंट को सपोर्ट करे। इस अंडरस्टैंडिंग पे ये फैसला सुप्रीम कोर्ट से करवाया गया कि इमरान खान को 20-25 दिन दे दें। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर 16 सितंबर की तारीख डाली कि 16 सितंबर तक वो ठहरेंगे शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। लेकिन जब इमरान खान को यह समझ आई कि ये किस किस्म के मामला तो किस डायरेक्शन में चीजों को ले जाना चाहते हैं, तो वो इससे पीछे हट गए और उन्होंने कहा कि नहीं भाई, मैं जेल के अंदर ही बहुत बेहतर हूं। उन्होंने इंसिस्ट किया कि मुझे वापस जेल में भेज दें। यही इस चीज को एक्सप्लेन करता है। अदरवाइज फिर उनको निकालना, फिर सुप्रीम कोर्ट से 16 तारीख के लिए 20 दिन बेसिकली मांगना। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ये जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान के साथ नेगोशिएशन करने के लिए आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी ने 20 दिन दिलाए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लेकिन वो 20 दिन क्या, वो 6 घंटों के अंदर ही इमरान खान ने उसे रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने उसे रिफ्यूज किया और वो यूं वहां से वापस चले। अब सवाल यह है कि मुनीर पाकिस्तान के 35 टुकड़े करना क्यों चाहता है। पूरा पाकिस्तान अभी आईएसआई के 5 सेक्टर्स में बटा हुआ है, जिसकी कमांड आईएसआई के सेक्टर कमांडर के पास होती है। लेकिन पाकिस्तान के जो हालात हैं वो अब इन 5 सेक्टर कमांडर से नहीं संभल रहे। इसीलिए पाकिस्तान पर अपना कब्जा मजबूत करने के लिए मुनीर पूरे मुल्क को 35 टुकड़ों में तोड़ेगा और हर टुकड़े की लगाम आईएसआई के एक सीनियर अफसर के हाथ में होगी। इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। आपने कुछ दिन पहले सुना था कि कोई जी 33-32 ब्रिगेडियर्स अमेरिका से पुलिस की ट्रेनिंग करके आए हैं। अब ब्रिगेडियर्स कभी भी डायरेक्ट पुलिस में इंडक्शन उनकी नहीं होती, लेकिन वो लॉ एंड ऑर्डर, डोमेस्टिक लॉ एंड ऑर्डर की ट्रेनिंग करके आए हैं अमेरिका से। 33 से 35 ब्रिगेडियर हैं। नए सूबे कितने डिमांड कर रहे हैं? 33 सूबे डिमांड कर रहे हैं। मौजूदा आईएसआई के सेक्टर कमांडर हैं, टोटल 5 सेक्टर कमांडर हैं। 5 सेक्टर कमांडर के कंट्रोल में पाकिस्तान नहीं है, मतलब फौज के कंट्रोल में फिर भी नहीं है। पॉलिटिशियंस ने फिर भी गेम चलाई हुई है। अगर पूरे का पूरा सिस्टम को जकड़ के माइक्रो लेवल पे फौज के कंट्रोल में करना है तो फिर आपको 5 की जगह 33 सेक्टर कमांडर, 28-22 जितने भी हैं वो लगाने पड़ेंगे और वो सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर होते हैं। इनको जरूरत ही नहीं है। अगर इनको आईएसआई के नए सूबे बन जाते हैं, उन सूबों का सेक्टर कमांडर लगा दिया जाता है, तो फिर तो ब्रिगेडियर्स को जरूरत ही नहीं है ना जी। यानी शहबाज शरीफ और जरदारी की तो छुट्टी होने वाली है। अगर ये मुनीर का ऑर्डर नहीं मानते तो मारे जाएंगे और अगर मान लेते हैं तब तो वैसे ही कहीं के नहीं रह जाएंगे। इसीलिए बिलावल भुट्टो का दिल आजकल इमरान खान के लिए पसीजने लगा है। I apologize to the Prime Minister. ये ऐसे जो आपके साथ हो रहा है by your own team is completely unfair. It is unfair to you, it is unfair to your allies, and it is even unfair to the opposition parties. On the case of Mr. Khan and his treatment, there too I feel, unfortunately, the government could have played its hand better. The Supreme Court of Pakistan has ordered that Mr. Khan be shifted to hospital for his treatment. And now I'm uncertain as to what the fate of that decision or the implementation of that order is. मुनीर ने शहबाज सरकार को नया एक्ट पास करने का हुक्म दिया था, जिसके तहत मुनीर के पास तीनों सेनाओं में सारे फैसले करने के अधिकार होने थे। शरीफ कुनबा इसमें भी आनाकानी कर रहा था। मुनीर ने इमरान खान को जेल से बाहर निकालने का ऑर्डर करवा दिया तो गुरुवार को ये बिल तुरंत संसद से पास हो गया। तो क्या मुनीर ने अपने जानी दुश्मन इमरान खान को भी शरीफों के खिलाफ मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर लिया और इमरान का खेमा कुछ समझ ही नहीं पाया? इमरान खान के कैंप में जश्न शुरू हो गया था, लेकिन 4 घंटे बाद ही मातम पसर गया। पाकिस्तान में खुशी मनाई जा रही थी, टीवी पे भी आ रहा था कि इमरान खान को अल-शिफा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के तहत शिफ्ट किया जाएगा। उनकी बहनी भी खुश थी, साथी भी खुश थे। रात को पता चला जनाब स्पीकर
इमरान खान को रात के अंधेरे में किसी और अस्पताल ले जाया गया, उसकी बहन और उसकी जो रखवाले थे, डॉक्टर साहब थे, शिफा अस्पताल के कमरे में बंद कर दिया गया। पता नहीं से क्यों हो रहा है जनाब स्पीकर। कसदन और आमदन एक अच्छी फिजा को लोग खराब करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया है, जब सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी जाएगी फिर पाकिस्तान को आप कौन ले जा रहे हैं? आप अपने मुल्क को जनाब स्पीकर खुदा के लिए खाना जंगी की। गृह युद्ध तो पाकिस्तान में छिड़ ही चुका है। बलोचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा या पीओके, हर जगह जंग छिड़ी है। पाकिस्तान बिखरने को तैयार है, लेकिन मुनीर हर कीमत पर अपना कंट्रोल, अपनी बादशाहत कायम करने पर आमादा है, चाहे इसके लिए उसे मुल्क के 35 टुकड़े ही क्यों न करने पड़े। फौज क्या सोच रही है? आपको अंदाजा है ना कि पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पे वो नफरत है कि आप तस्वुर नहीं कर सकते। तो फिर क्या सोच है, लॉजिक क्या है इसके पीछे? कोई हमें समझा दे कि जिस तरह का जुल्म और जबर जारी है और जिस तरह इमरान खान की जिंदगी और सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है, इसके पीछे कोई लॉजिक समझ आता है किसी को? पागलपन है ना। या तो हो ना कि आपके पास कोई स्ट्रेटजी हो कि हाँ यार हम ये करके मुल्क चला लेंगे। मुल्क आपसे नहीं चला, आप नालायक हैं, निकम्मे हैं, मुल्क नहीं चला। तो ये जर्नलों को खुद सोचना है कि गेम्स जो हैं ये 90 की दहाई नहीं है, हर चीज एक्सपोज हो जाती है। इससे भी कोई बड़ी गेम चल रही है पर्दे के पीछे। जो अभी हो रहा है इससे बहुत बड़ी गेम चल रही है। इमरान खान वापस अडयाला चले गए हैं, डील से उन्होंने इनकार कर दिया है और जाहिर है कि 28वीं तरमीम बहुत जोर से आई हुई है और इसमें इमरान खान वो सबसे बड़ा इनका कार्ड है जो ये इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि फौज की अपनी क्या हालत है। पाकिस्तान टूटे या फूटे, इससे फौज को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फौजी कठपुतलियों को फर्क इस बात से पड़ेगा कि उनकी कमाई वाली दुकान बहुत छोटी हो जाएगी। सबसे ज्यादा फर्क इमरान को पड़ेगा। अगर वो मुनीर के प्लान में हामी नहीं भरते तो फिर आजादी नामुमकिन है। जैसे गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी महज 4 घंटे में फिर से कैदी बन गए। ये तो तय है कि मुनीर पाकिस्तान का पूरा बादशाह बनकर ही रहेगा। ऑपरेशन शुरू हो चुका है और बहुत जल्द पूरा भी होगा। बस देखना यह है कि मुनीर के अरमानों की राह में इमरान, शरीफ और भुट्टो में से कौन कौन कुर्बान होगा। पाकिस्तान को तो कुर्बान होना ही है। 28 अगस्त को रक्षाबंधन के साथ ही देश में फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो जाएगी। त्योहार मतलब घर में खूब सारी स्वीट डिश और ढेर सारी मिठाइयां। लेकिन इस फेस्टिव सीजन में आपको स्वीट डिश और मिठाई कड़वी लग सकती है और इसकी वजह है चीनी। बिना चीनी के कोई भी मिठाई नहीं बन सकती और चीनी के दाम इस वक्त आसमान पर है। चीनी इस वक्त 65 से 70 रुपए किलो मिल रही है। सिर्फ एक महीने में इसमें 30% की बढ़ोतरी हो गई है। आखिर चीनी इतनी महंगी क्यों हुई? त्योहार के सीजन से पहले महंगी चीनी पर कंट्रोल पाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, हर डिटेल इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। अब 69 के 1 kg मिल रहा है, पहले 41 का मिल जाता था 1 kg। बहुत गलत बात है, ये तो बहुत ही गलत बात है। जबकि मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, पर मैं ये नहीं चाहता कि इतने महंगाई हो उसमें। जिसके पास 1 किलो चीनी लेके आया था, अब वो आधा किलो, पाव किलो, जितना यूज है बस उतना ही चीनी ले रहा है। वो एक्स्ट्रा में कोई स्टोरेज कोई कर नहीं रहा है। किसी ने बोल दिया 80 रुपए हो जाएगी, किसी ने बोला 100 रुपए हो जाएगी, तो वो सब आंकड़े हैं। अब आप सोचिए चीनी कितनी महंगी हो गई। चीनी कम, कीमत ज्यादा, क्या त्योहार बिगाड़ने का है इरादा? चीनी के दाम रोज बढ़ते जाएं, कैसे कहें कुछ मीठा हो जाए। हर घर में मुंह मीठा करवाने वाली चीनी अब कड़वी लगने लगी है। पिछले कुछ हफ्तों में ही चीनी के दाम 15 से 20 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गए हैं। अमेरिका और ईरान युद्ध शुरू होने के बाद शायद ही किसी चीज की कीमत इतनी बढ़ी हो जितनी चीनी की। और सबसे टेंशन वाली बात यह है कि चीनी के दाम बढ़ने की वजह बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी है। इसके लिए किसी और को दोष नहीं दिया जा सकता। चीनी इतनी महंगी क्यों हो रही है, ये जानने से पहले इस बात को समझ लीजिए कि महंगी चीनी ने सरकार की परेशानी क्यों बढ़ा रखी है। दरअसल अगले कुछ महीनों में रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, नवरात्र, दशहरा, दीपावली और छठ पूजा जैसे त्योहार आने वाले हैं। भारत में कोई भी पर्व या त्योहार बिना मीठे या मिठाई के पूरा नहीं होता और मीठे के लिए सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट है चीनी। उसी चीनी में आजकल आग लगी हुई है।
कुछ हफ्ते पहले तक चीनी 42 से 48 रुपए प्रति किलो मिल रही थी, लेकिन आज वही चीनी 62 से 68 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है। अगर सरकार ने कीमतों में कंट्रोल नहीं किया तो त्योहारों के दौरान क्या हाल होंगे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। महंगी चीनी ने सरकार की टेंशन इसलिए भी बढ़ा दी है क्योंकि त्योहारों का मौसम आने वाला है। सितंबर से लेकर नवंबर तक एक के बाद एक कई त्योहार आने वाले हैं और इन त्योहारों के दौरान मिठाई या फिर मीठी डिश घरों में जरूर बनती है। आम दिनों में चीनी की खरीदारी कम होती है क्योंकि घरों में इसकी खपत भी कम है। उन दिनों में बढ़ती कीमतों का उतना असर नहीं पड़ता, लेकिन त्योहारों के मौसम में लोग घरों के लिए भी चीनी ज्यादा खरीदते हैं और मिठाई और मीठी चीजों की भी खरीदारी खूब करते हैं। ऐसे में बढ़ती कीमतें सीधा घरेलू बजट पर असर करने वाली हैं। ऊपर से ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध और बढ़ती तेल की कीमतों ने दूसरी जरूरी चीजों की भी कीमत बढ़ा रखी है। ऐसे में रॉकेट के जैसे बढ़ती हुई चीनी की कीमतें जले पर नमक छिड़कने जैसा काम करेंगी। अब सवाल है कि चीनी की कीमतें अचानक रॉकेट की स्पीड से क्यों बढ़ रही हैं? रेटिंग एजेंसी ICRA के मुताबिक 2025-26 में भारत का ग्रॉस शुगर प्रोडक्शन लगभग 3.11 करोड़ टन रहने का अनुमान है। इसमें से करीब 31 लाख टन चीनी एथेनॉल बनाने में डाइवर्ट हो जाएगी। इस तरह नेट चीनी उत्पादन लगभग 2.80 करोड़ टन ही रह जाएगा, जबकि मांग 3 करोड़ टन से ज्यादा है। इसके अलावा चालू सीजन में भारत पहले ही 7 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट कर चुका है। ऐसे में ताजा उत्पादन घरेलू जरूरत और एक्सपोर्ट दोनों को पूरा करने के लिए काफी नहीं है। इतना ही नहीं, ICRA के अनुमान के मुताबिक सितंबर 2026 तक देश में क्लोजिंग चीनी स्टॉक घटकर करीब 43 लाख टन रह जाएगा, जो पिछले साल इसी अवधि में 53 लाख टन था। 43 लाख टन का ये बफर स्टॉक सिर्फ 2 महीने की घरेलू खपत के बराबर है। यानी चीनी खत्म तो नहीं हो रही, लेकिन इमरजेंसी सिस्टम में बैकअप कम हो गया है। फेस्टिव सीजन में चीनी की मांग काफी बढ़ जाती है। बिस्किट, मिठाई और कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली बड़ी कंपनियां त्योहारों से पहले एडवांस में स्टॉक जमा करती हैं। इसने भी चीनी की कमी पैदा कर दी है। चीनी के उत्पादन में कमी आने और कीमत बढ़ने के बाद अब सबसे ज्यादा विवाद एथेनॉल को लेकर हो रहा है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि गन्ने का उत्पादन अब चीनी नहीं बल्कि एथेनॉल बनाने के काम आ रहा है। चीनी मिलें किसानों को पैसा देने में देर करती हैं, जबकि एथेनॉल बनाने वाली कंपनियां तुरंत पेमेंट करती हैं। इसलिए गन्ना उत्पादक किसान अब एथेनॉल बनाने वाली कंपनियों को पसंद कर रहे हैं। विपक्षी नेता भी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जानबूझकर सहकारी चीनी मिलों से किसानों का पेमेंट लेट करवा रही है, जिससे किसान अपना गन्ना एथेनॉल बनाने वालों को बेचें और इन कंपनियों का मुनाफा बढ़े। अब आप सोचिए चीनी कितनी महंगी हो गई, और तब महंगी हो गई जब त्योहार आ गया है, आपको मिठाई खरीदनी पड़ेगी। और एक हिसाब किताब लगाओ कि अगर आपका गुलाब जामुन कितना महंगा हो गया होगा, रसगुल्ला कितना महंगा हो गया होगा, बर्फी कितनी महंगी हो गई है, मिठाई महंगी हो गई, साबुन महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, खाने की हर चीज महंगी हो गई। इन्फ्लेशन रेट कितना बढ़ गया। सोचिए आप कि अगर इथेनॉल मिलाना गाड़ी का माइलेज और मेंटेनेंस अच्छा करती है, तो जितनी भी कंपनियां हैं जो मिलवा रही हैं इथेनॉल, उन कंपनियों को बाकायदा ऐड देना चाहिए अखबारों में कि इथेनॉल मिलने के बाद गाड़ी का माइलेज अच्छा होगा, आपको मेंटेनेंस के लिए नहीं जाना पड़ेगा। तो सोचिए, मुनाफे की वजह से ये पेट्रोल में इथेनॉल मिलवा रहे हैं और मुनाफे के लिए चीनी महंगी कर रहे हैं। ये जेब में किसके जा रहा है पैसा, सवाल ये है। अखिलेश यादव अकेले नहीं है जो चीनी महंगी होने के लिए एथेनॉल को जिम्मेदार बता रहे हैं। आम लोगों में भी इसी तरह की चर्चा है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि एथेनॉल और चीनी का क्या कनेक्शन है। एथेनॉल बनाने के लिए गन्ने के रस, चीनी की चाशनी और मोलासेज में मौजूद शुगर या ग्लूकोज को ईस्ट की मदद से फर्मेंट करके एथेनॉल बनाया जाता है। चीनी मिलों में चीनी निकालने के बाद जो शीरा बचता है वो एथेनॉल उद्योग के लिए मुख्य कच्चा माल बनता है। लेकिन सरकार की E20 पॉलिसी की वजह से एथेनॉल की डिमांड बढ़ गई है। गन्ने के एक बड़े हिस्से का इस्तेमाल सीधे एथेनॉल बनाने में होने लगा है, जब गन्ने या उसके रस का इस्तेमाल एथेनॉल प्रोडक्शन की तरफ डाइवर्ट किया जाता है। बाजार में चीनी की उपलब्धता पर असर पड़ता है, चीनी की कमी होती है और कई बार चीनी की कीमतें बढ़ जाती हैं, जैसा इस बार हो रहा है। चीनी मिले गन्ने और सिरप का इस्तेमाल
इथेनॉल बनाने में कर रही हैं, जिससे हर साल लगभग 30 से 40 लाख टन चीनी इथेनॉल में चली जाती है। सरकार ने भी माना है कि पहले उसने टोटल शुगर स्टॉक का 12% इथेनॉल प्रोडक्शन में डाइवर्ट किया था, जिसे अब कम किया जा रहा है। Again, we are making some of the stakeholders are trying to create the impression that the sugar prices have gone up only because of ethanol diversion. We have given lesser diversion for ethanol compared to what we used to do in 22-23. In 2022-23, we diverted almost 43 lakh tons of sugar, and that was in percentage terms around 12% of the total sugar stock was diverted. That is now gradually this year we've diverted about 28 lakh tons, and that's about 9%. So government is gradually now changing the feedstock mix, and greater quantity of ethanol is now coming from grain, particularly maize. So 3/4 of the ethanol being produced in the country is coming from grain, and only 1/4 is coming from sugar feedstock. सरकार भी इस बात को मान रही है कि गन्ना और चीनी दोनों इथेनॉल की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। इससे भले ही चीनी मिलों को फायदा हो रहा है, लेकिन जनता की जेब ढीली हो रही है। इथेनॉल अब आम लोगों पर डबल अटैक कर रहा है। पहले पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग से गाड़ियों के खराब होने पर सवाल उठे, और अब शुगर प्रोडक्शन पर भी इसका असर पड़ने लगा है। चीनी की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर के लोग दरअसल एथेनॉल को लेकर के जो प्रोडक्शन किया जा रहा है उसको जिम्मेदार मान रहे हैं। हालांकि इस बात से साफ सरकार इनकार कर रही है कि चीनी की बढ़ती हुई कीमत का एथेनॉल से किसी भी तरीके का कोई भी कनेक्शन है। लेकिन लोगों का गुस्सा पहले से ही पेट्रोल में एथेनॉल की ब्लेडिंग को लेकर के फूट चुका है। लोगों को लगता है कि एथेनॉल की वजह से उनकी गाड़ी पहले ही गड़बड़ हो चुकी है, और ऐसे में बढ़ते हुए चीनी के दाम उनके घर के बजट को बिगाड़ रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है कि एथेनॉल का और चीनी की बढ़ती हुई कीमतों का एक दूसरे के साथ कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। लेकिन बात दरअसल इतनी सीधी भी नहीं है, क्योंकि एथेनॉल और चीनी दोनों ही गन्ने से बनाए जाते हैं। तो ऐसे में इस बात से इनकार पूरी तरीके से नहीं किया जा सकता है कि चीनी की बढ़ती कीमतों का और एथेनॉल का किसी तरीके का कोई कनेक्शन सीधे तौर पर नहीं है। चीनी के दाम को लेकर हो रही राजनीति के हर तार एथेनॉल से जाकर जुड़ रहे हैं। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि चीनी के उत्पादन और निर्यात में ब्राजील का मुकाबला करने वाला देश आज महंगी चीनी खाने को क्यों मजबूर है। अगर चीनी के उत्पादन की बात करें तो ब्राजील टॉप पर है, जबकि भारत दूसरे नंबर पर। इसी तरह अगर चीनी के निर्यात की बात करें तो ब्राजील यहां भी पहले नंबर पर है और भारत तीसरे नंबर पर। ग्लोबल मार्केट में शुगर एक्सपोर्ट में ब्राजील की हिस्सेदारी 35 से 40% है, यानी दुनिया में चीनी निर्यात का 1/3 से ज्यादा अकेले ब्राजील निर्यात करता है। ब्राजील में इस बार गन्ने का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर के आसपास हुआ है, लेकिन भारत की तरह ब्राजील भी अब अपने गन्ने और चीनी के एथेनॉल की तरफ डाइवर्ट कर रहा है। इसका असर ये हुआ कि उसके यहाँ भी चीनी के उत्पादन में कमी आ रही है। दुनिया में चीनी की सप्लाई कमजोर हुई है। चीनी का उत्पादन इस साल भारत में भी कम हुआ था। उत्पादन में कमी की एक वजह तो गन्ने की फसल को एथेनॉल की तरफ डाइवर्ट करना है। इसके अलावा ज्यादा बारिश और मौसम की वजह से गन्ने की फसल को नुकसान हुआ। रेड रॉट और टॉप बोरर जैसी बीमारियों ने गन्ने की फसल बर्बाद की है। नतीजा ये हुआ कि चीनी कम बनी और मार्केट में सप्लाई कम हुई। इसी का असर है कि चीनी की कीमतों में अचानक इतनी बढ़ोतरी हुई। रेट 60 से 62 रुपए होलसेल में हुए हैं और रिटेल में भी 65 रुपए का है। ये है कि अब लोगों ने मजे ले लिए हैं, तो कुछ भी बोल सकते हैं। किसी ने बोल दिया 80 रुपए हो जाएगी, किसी ने बोला 100 रुपए हो जाएगी, तो वो सब आंकड़े हैं। लेकिन शासन प्रशासन की देखें तो उन्होंने अभी काफी अच्छे स्टेप उठाए हैं, जिससे शक्कर के दाम आगे नहीं बढ़ेंगे। सभी मार्केट का रेट क्या है? अभी देखिए 65 से 66 रुपए रिटेल का रेट है और 62 रुपए से 63 रुपए होलसेल में दाम चल रहे हैं शक्कर के। इंक्रीज कितना हुआ है इसमें? करीब 7 से 8 रुपए का बढ़ोतरी हुई है, और कल से अगर देखा जाए तो 2 से 3 रुपए की घटत ही महसूस हुई है। रीजन क्या है बढ़ोतरी का? रीजन है सर, पिछले साल के मुकाबले इस साल गन्ने का उत्पादन कम हुआ है, और दूसरा जो इथेनॉल प्रोडक्शन बढ़ा है उस कारण से जो है अपने को ये समस्या का मतलब आई है सामने में।
देश में चीनी उत्पादन में कमी की चाहे जो वजह रही हो, लेकिन विपक्ष की सुई एथेनॉल पर अटकी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे लेकर लंबा चौड़ा ट्वीट किया। खड़गे ने लिखा, त्योहारों से पहले चीनी की मिठास में मोदी सरकार की नीतियों की कड़वाहट घुल गई है। उन्होंने सरकार से 3 सवाल पूछे और कहा कि भारत में आज चीनी का स्टॉक 9 साल के निचले स्तर पर क्यों है? 10 लाख टन चीनी ड्यूटी फ्री आयात करने तक कैसे पहुंच गई? 3 महीने में चीनी करीब 40% महंगी कैसे हो गई? आखिर सरकार चीनी को एथेनॉल की तरफ झोंकने की नीति की समीक्षा क्यों नहीं कर रही? ये कैसा नया आत्मनिर्भर भारत है? महंगी चीनी ने सरकार को घेरने के लिए विपक्ष को एक नया हथियार दे दिया है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक अनूठे तरीके से सरकार पर वार किया। समाजवादी पार्टी के लोग गरीब बस्तियों में पहुंचकर 20 रुपए किलो चीनी बेचने लगे। उनका कहना है कि रक्षाबंधन तक सस्ती चीनी की बिक्री जारी रहेगी, जिससे गरीबों का त्योहार खराब ना हो। भाजपा सरकार में आज चीनी दुकानों पर 70 रुपए किलो बिक रही है। चीनी से मिठाई की भी महंगाई बढ़ी है और जो अन्य सामान है, खाद्य सामान, उनकी भी महंगाई बढ़ी है। रक्षाबंधन का अवसर है, तो इस अवसर पर हम समाजवादियों ने अपनी बहनों और माताओं को 20 रुपए किलो चीनी देकर उनकी मदद करने का काम किया है और अभी लगातार रक्षाबंधन तक कार्यक्रम जारी रहेगा। जहां गरीब बस्ती है, जहां गरीब लोग रहते हैं, वहां जाकर अपनी बहनी, बेटियों और माताओं को 20 रुपए किलो चीनी देने का काम करेंगे। महंगी चीनी ने सरकार के भी कान खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने त्योहारी सीजन से पहले चीनी उपलब्धता कराने को लेकर समीक्षा बैठक की। मीटिंग में योगी ने बताया कि यूपी की चीनी मिलों में कुल 179.38 लाख क्विंटल चीनी उपलब्ध है। इसमें सहकारी चीनी मिलों में 23.60 लाख क्विंटल, निगम की चीनी मिलों में 5.28 लाख क्विंटल और निजी चीनी मिलों में 150.50 लाख क्विंटल चीनी स्टॉक में है। योगी ने चीनी की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कोई भी 1 महीने से ज्यादा की चीनी का स्टॉक नहीं रख सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर एक्शन होगा। योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में किसानों को रिकॉर्ड गन्ना भुगतान किया गया है। 48 लाख किसानों को 3,217 करोड़ रुपए बांटे गए। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़े तो गन्ने का नया पेराई सत्र 15 अक्टूबर से शुरू होगा। योगी सरकार ने लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कदम तो उठाए हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि इसका असर दिखने में टाइम लगेगा और महंगाई का असर अभी दिख रहा है। रिटेल दुकानों में चीनी 70 रुपए प्रति किलो का आंकड़ा छू रही है। लोग परेशान हो रहे हैं। अब 69 के 1 kg मिल रहा है। पहले 47 का मिल जाता था 1 kg। बहुत इससे थोड़ा सा। एक दिन में कितने चीनी की खपत होती है आपको? हमारे यहाँ 5 से 6 किलो 7 किलो खत्म हो जाता है। नहीं, बहुत गलत बात है, ये तो बहुत ही गलत बात है। जबकि मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, पर मैं ये नहीं चाहता कि इतने महंगाई हो उसमें। लग रहा है घर का बजट भी बिगड़ेगा। बिल्कुल बिगड़ेगा सर, 100%। गुड़ का रेट भी 60 रुपए से 100 रुपए हो गया और ये चीनी का भी 80 रुपए के करीब हो गया है। तो बहुत ही डिफिकल्टी है। दूध के रेट भी बढ़ रहे हैं, सब जगह हो रहे हैं। तो हमने तो अपने डिपार्टमेंट्स को क्लोज कर दिया कि हमारे पास नहीं है और हम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, मतलब आपने बंद ही कर दिया? अब क्या चीनी उपलब्ध अब नहीं है तो फिर क्या करना है? और लोगों से गाली खाने से अच्छा है कि अब थोड़ी देर चुप होकर बैठ जाओ, जब कुछ होगा तब देखेंगे। अभी तो फिलहाल ये है कि गाली खाने का मूड नहीं है हमारा। तो गाली खाएंगे नहीं और चुप करके बैठ के अपनी एक कप चाय फीकी पी लेंगे ज्यादा से ज्यादा, और कुछ नहीं। लास्ट एक हफ्ते पहले 55 रुपीज kg था, अब करंट रेट है 74 रुपीज किलो। एक दिन में बढ़ा या धीरे धीरे बढ़ा है? धीरे धीरे करके बढ़ा है। पहला 55, 58, 60, 65 और अब 70। ऑब्वियसली मेरे ही नहीं, सबके घर के चीज़ों पे ये प्रॉब्लम होगी ही। बिकॉज आई पर्सनली फील कि शक्कर का रेट कम होना चाहिए। बिकॉज हम चाय में यूज़ करते हैं, खीर में यूज़ करते हैं, स्वीट्स बनाते हैं, त्यौहार आ रहे हैं और भी चीज़ें लगेंगी तो बहुत प्रॉब्लम होगा, तो कम होना चाहिए। 20 रुपए का इजाफा तो खाली अंकल एक चीज़ पे बता रहे हैं। यहाँ आप तमाम चीज़ें ऐसी देखेंगे जिसपे 20 नहीं, बहुत ज़्यादा रेट की वृद्धि हुई है। तो सब चीज़ें इस समय हम लोग के लिए बड़ी परेशानी। त्यौहार बहुत लोग के लिए हो सकता है, अमीरों के लिए हो सकता है, लेकिन हमारे लिए इस समय त्यौहार एक बहुत ही समझ लीजिए कैसे मैनेज होगा ये सब्जेक्ट है। हर जगह मिठाई आनी है और विदाउट मीठा कुछ होना ही नहीं है। ये रक्षाबंधन त्यौहार ही हमारा मीठों से होता है। विदाउट मिठाई ये काम ही नहीं होगा, तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट तो पड़ेगा सब। सरकार को भी ये बात समझ में आ गई है कि चीनी की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, इसलिए अब केंद्र सरकार ने भी इसे लेकर कदम उठाए।